इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे, जैसे कि धातु और अधातु के बारे में देखेंगे। और इसमें क्या है, जो क्लास 10th की जो साइंस है, इसमें क्या है, चैप्टर जो 3 है, इसमें बहुत ही अच्छे करके मेटल और नॉन मेटल को डिफ़ाइन किया गया है। और इसके करैक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि इसके गुण देखेंगे कि कैसे किसी धातु को और अधातु को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें मेटलॉइड के बारे में तो मतलब इसमें आपके अध्ययन में धातु और अधातु दिया गया है, मेटलॉइड के बारे में अध्ययन नहीं किया गया है। तो डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें बताया गया धातु क्या होती है। इसमें क्या है, धातु क्या होती है। तो धातु क्या होती है, वह तत्व सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे इसमें क्या बताया, कोई भी जो धातु होती है, मेटल होती है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। क्या करती है, त्याग करती है। और त्याग कर कर क्या बना लेती है, धनायन बना लेती है, अर्थात प्लस चार्ज बना लेती है। इसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोडियम पर कितना चार्ज होता है, जो सोडियम में +1 इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, ठीक है। और जैसे एल्युमिनियम होता है, तो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अर्थात धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं, उन्हें धातु कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण में हो गया लोहा अर्थात Fe फेरस, जैसे इसे, और कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये क्या होती हैं, हमारी धातुएं होती हैं। तो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। अब इनके क्या देखेंगे, धातुओं के भौतिक गुण का अध्ययन करेंगे कि इनके भौतिक गुण कैसे होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि इसमें चमक। तो धातुएं कैसी होती हैं, धातुओं में सामान्यतः चमक होती है। जैसे कि चांदी और सोना क्या होता है, चमकीला होता है। लोहा भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो धातुओं में क्या होता है, सामान्यतः जो धातुएं होती हैं बहुत ही चमकीली होती हैं। और क्या होता है, सेकेंड जो आधारवर्तनीयता। तो आधारवर्तनीयता क्या होती है, आधारवर्तनीयता जैसे क्या होता है, जो धातुएं होती हैं उन्हें पीट पीट कर उनसे क्या बनाई जाती है, चादर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, चादर। तो इस चादर बनाने के गुण को ही क्या कहते हैं, आधारवर्तनीयता कहते हैं। अर्थात आधारवर्तनीयता क्या होती है, किसी भी धातु से पीट पीट कर चादर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आधारवर्तनीयता। और ये केवल क्या है, धातु में ही कैपेबल है, अर्थात धातु में ही डिफिनेट है। किसी भी धातु को पीट कर चादर बनाने की कैपेसिटी सिर्फ मेटल में होती है, अर्थात धातु में होती है। तन्यता, तन्यता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, किसी भी धातु को खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अर्थात किसी से तार से भी पतला तार की तरह पतला बनाया जा सकता है, तो किसको, केवल धातु को बनाया जा सकता है। अब क्या होता है, धातु में इस सबसे जो तन्य धातु होती है, इसी गुण को, तार बनाने की प्रवृत्ति को धातु में क्या कहते हैं, तन्यता। और लेकिन जो सबसे तन्य धातु होती है वो क्या होती है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, क्या होता है, सोना। तो सोना जो होता है वो सबसे तन्य धातु होता है। क्या होता है, सबसे तन्य धातु है। इसे Au से डिनोट करते हैं, इससे Au से। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड। जो सोना होता है वो सबसे तन्य धातु, अर्थात ऐसा सोने को सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। ध्वन्यात्मकता क्या होती है, तो अर्थात ध्वनित्मकता क्या होती है, किसी भी धातु को जब चोट करते हैं, अर्थात जब धातु को किसी धातु से टकराते हैं तो क्या होती है, इसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं में क्या होती है, जब कोई धातु दूसरी धातु से टकराती है तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अब क्या होती है, चालकता। तो चालकता क्या होती है, इसमें जो धातु में ऊष्मा और विद्युत के ये अच्छे चालक होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये गुड कंडक्शन होता है, इनमें गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे, यदि कोई, जैसे कि ये वायर है, क्या है, ये धातु का कोई वायर है, अगर हम यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ से ये ईजिली से पहुँच जाएगी। और ये किसके द्वारा, मतलब क्या, किसके द्वारा ही संभव है, ये धातु के द्वारा। तो धातु का गुण क्या होता है, इसके द्वारा कोई इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ईजिली से जा सकती है। हीट क्या होती है, यदि कोई ये रॉड है, रोड, इस रोड को मैंने इतना गर्म किया तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, जो ये रोड है यहाँ पर जितना हीट ये है, और कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये यहाँ पर का और यहाँ पर का, ये दोनों ही क्या होते हैं, समान अवस्था में गर्म हो जाते हैं, अर्थात ये सेम ही हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा होती है इसमें एक जगह से क्या होती है, दूसरे जगह
स्थानांतरित हो जाती, पहुंच जाती। और ये किस में होता है? धातु में। तो धातु का गुण क्या होता है? इसमें ऊष्मा, अर्थात ऊष्मा इजीली से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। और ये बिजली के अर्थात विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इस ऐसे गुण को चालकता कहते हैं। और धातु मुख्यतः कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ये अधिकांश ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? जो धातुओं का गलनांक होता है सामान्यतः बहुत ही उच्च अथवा अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही अधिक ताप पर गलती हैं। अब इसका क्या है? एक अपवाद है। अपवाद क्या होता है? एक धातु होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मरकरी अथवा पारा। इसका अपवाद क्या होता है? कि एक धातु होती है मरकरी अथवा पारा, इसे कहते हैं। ये सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन से? द्रव अवस्था में पाई जाती है, अर्थात लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। कौन? मरकरी। तो ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी अथवा पारा इसे कहते हैं। और क्या होता है? ये जैसे कि थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर में यूज की जाती थी जो इसे मरकरी। अब क्या है? सेकेंड देखेंगे। तो धातुओं के गुण बताया मैंने। क्या बताया? धातुएं के गुण। तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। और प्लस इसमें क्या होता है? जो धातुएं होती हैं इसमें धात्विक चमक होती है, धात्विक खनक होती है। और ये क्या होता है? ये इसमें अधार्थवर्तनीयता होती है, अर्थात पीट पीट कर चांदी मतलब पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है। और तन्यता भी इसमें होती है, अर्थात खींच कर तार बनाया जा सकता है। और ये क्या होते हैं? विद्युत के और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। अब क्या देखेंगे? अधातु के बारे में देखेंगे। तो अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं क्या होती हैं? उसमें क्या होता था? धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते थे। और धातुएं क्या करती हैं? वह तत्व या यौगिक जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। अर्थात ये जस्ट क्या होती हैं? धातुओं की अपोजिट होती हैं अधातु। अर्थात जो धातु के गुण होते हैं जस्ट उसके अपोजिट अधातुओं के गुण होते हैं। तो अधातुओं के गुण क्या होते हैं? मैंने क्या बताया? ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। ग्रहण करती हैं। और क्या कौन सा चार्ज बनाती हैं? माइनस चार्ज बनाती हैं। जैसे क्लोरीन Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जैसे फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और ऑक्सीजन क्या होती है? दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो ये जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस चार्ज बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु में जैसे हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये क्या होती हैं? अधातु। तो अधातुओं के गुण क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अब अधातुओं के क्या देखेंगे? इसमें गुण देखेंगे। तो अधातुएं जो होती हैं, अधातुओं के गुण होते हैं। क्या होते हैं? अधातुओं के मुख्य गुण देखेंगे। इसमें जो मुख्य गुण होते हैं ये सामान्यतः क्या होती हैं? ये चमकहीन होती हैं। अर्थात धातुएं क्या होती थी? चमकीली होती थी। बट जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? चमकहीन होती हैं। इनमें कोई चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोई भी चमक नहीं होती। और अधातुएं क्या होती है? ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर क्या होता है? भंगुर अर्थात अधातुओं को ईजी से आसानी से क्या हो सकता है? इन्हें तोड़ा जा सकता है। क्या? तोड़ा। क्या होता है? इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। अर्थात जो अधातुएं होती हैं बहुत ही भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब जिसे ईजी से तोड़ा जा सके उसे भंगुर कहते हैं। और क्या होते हैं? जो अधातुएं होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कुचालक क्या होता है और सुचालक क्या होता है? सुचालक मैंने बताया था जो ऊष्मा और विद्युत को ईजिली से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें, उसे क्या कहते हैं? सुचालक। और कुचालक क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचा पाए। जैसे ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमें यहाँ से यहाँ तक भेजना है। ये क्या है? हमारी अधातु का कोई भी वायर हो गया, वायर या कुछ भी समथिंग हो गया, अधातु का बना है। तो अधातु का जो बना है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास नहीं हो पाएगी। यही क्या होता है? अधातु का गुण होता है। और ना ही इसमें क्या होता है? ये अधार्थवर्तनीयता होते हैं। ना ही अर्थात अधातु को पीट पीट कर चादर भी नहीं बनाई जा सकती है। और क्या होते हैं? अर्थात ये क्या होते हैं? तन्यता भी इनमें नहीं पाई जाती है। अर्थात इनको खींच कर तार बनाना भी नहीं जा सकता है, लंबा भी नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं? अधातु के ये गुण होते हैं। अब आगे देखेंगे। अब क्या देखेंगे? अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। कि जो अधातु होती है
धातुएं होती हैं तो मेटल होती हैं। मेटल अगर किसी जल के साथ क्रिया करती है तब क्या बनाती हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एक सोडियम ले लिया और प्लस इसकी किससे रिएक्शन करा दी, वाटर से रिएक्शन करा दी। तो इसमें क्या बनाता है, एक तो ये क्या बना लेता है, लब्ड NaOH, और प्लस क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, जो इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं सोडियम या कोई मेटल की किसी अम्ल किसी धातु के साथ, तो धातु के साथ ये क्या बना लेता है, यहाँ पर इसमें एक क्या बना लिया, लब्ड बना लिया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर दी। तो अलग अलग धातुएं जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर दी। और कोई और अदर मेटल होता है तो वो अदर तरीके से रिएक्शन करता है और अदर चीज़ों को क्या करता है, फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने धातुओं को इसमें किसका बता दिया, सोडियम का। तो अब देखेंगे नीचे इसके कुछ और। तो जैसे यहाँ पर कुछ अधातुओं के बारे में अभी मैंने पढ़ा था, अधातुओं के बारे में अब बाद भी पढ़ लेंगे। जैसे अधातुओं में अगर अपवाद देखा जाए, जैसे मैंने धातु में अपवाद बताया था, मेटल में अपवाद क्या बताया था कि मरकरी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे ही अधातु में भी कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद क्या, जैसे कि आयोडीन होता है। अधातुएं क्या होती हैं, चमकहीन होती हैं, बट जो आयोडीन होता है, क्या होता है, आयोडीन, ये क्या होता है, चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली आयोडीन होती है। तो आयोडीन क्या होती है हमारी, चमकीली होती है। और इसमें मैंने क्या बताया था, क्या होती हैं, जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। बट इसका क्या होता है, जस्ट अपोज जो एग्जाम्पल है, अपवाद है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ये विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है, विद्युत की सुचालक। एक जगह से इसमें ईजिली से विद्युत जा सकती है। तो क्या होती है इसमें, ग्रेफाइट क्या होती है, तो ग्रेफाइट क्या होती है, जो पेंसिल होती है, क्या होती है, पेंसिल। पेंसिल की जो क्या बनी होती है, जिससे हम लोग लिखते हैं, ये क्या होती है, जैसे ये पेंसिल है यहाँ पे, तो ये पेंसिल होती है। जो पेंसिल का जो आगे वाला हिस्सा होता है जिससे हम लोग ईजिली से लिखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। जो ब्लैक ब्लैक उसमें होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है, इतना नाजुक होता है, उसे ईजिली से स्क्रैच किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्क्रैच। तो ये क्या है, एक अधातु है, लेकिन ये क्या करती है, विद्युत का सुचालक होती है। अर्थात एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, अगर जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो जो धातु होती है, मेटल होती है, जैसे कोई धातु ले ली और हमने ऑक्सीजन से क्रिया करा दी, तो वो क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड बना देता। क्या बना देता, धातु ऑक्साइड। जैसे कि अगर मैंने ये क्या ले लिया, धातु ले लिया सोडियम, प्लस यहाँ पे क्या ले लिया, ऑक्सीजन O2, इसकी रिएक्शन कराएंगे तब ये क्या बनाता है, N2O, अर्थात क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। तो अर्थात कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने ये बताया और एक एग्जाम्पल ये दिया गया। अगर कोई मैग्नीशियम जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तब क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसमें क्या बताया गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो और क्या होता है इसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये है, क्या होता है, जो धातुएं होती हैं, धातुएं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया था उन्होंने, धातु ऑक्साइड। लेकिन जो धातु ऑक्साइड होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा, क्षारीय प्रवृत्ति का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी क्या होती है, धातु ऑक्साइड होते हैं वो मतलब प्राकृतिक में प्रवृत्ति में कैसे पाए जाते हैं, तो ये कैसे पाए जाते हैं, सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अब क्या देखेंगे हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड देखेंगे। क्या देखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड देखेंगे। तो उभयधर्मी क्या ऑक्साइड, जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं तो कुछ धातुएं ऑक्साइड, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, अर्थात कुछ जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से भी क्रिया करती हैं। किससे, अम्ल से, और प्लस क्षार से। किससे, क्षार से।
तो ये दोनों से क्रिया करती हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अब क्रिया करती हैं, तो इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो इनका एग्जाम्पल हो गया वो ये दो हैं, कौन सी हैं, दो। जैसे नंबर 1 पे क्या हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये धातु से भी क्रिया करता है और अधातु से भी क्रिया करता है। और जैसे हमारा जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये क्या होता है, धातु और अधातु के अब क्रिया करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ये तो हमने धातु के बारे में पढ़ लिया। तो धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः कैसी होती हैं, और कि ये मतलब धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, प्लस चार्ज बनाती हैं, और इनमें चमक होती है और खनक होती है। धातु भी क्या होता है, अधार्तवर्तनीयता होती है, तन्यता होती है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, और ये क्या होता है, इनमें चमकहीन होते हैं। चमकहीन अर्थात इनमें चमक नहीं होती है। और ये क्या करती हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, अर्थात अधातुएं क्या होती हैं, ईजिली से टूट जाती हैं। और इनमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होती, अर्थात ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो अधातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है, अर्थात अर्धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तब ये क्या बनाता है, अधातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कार्बन, अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देते हैं तो क्या बनाया इसने, कार्बन डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या बनाती हैं, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये क्या है, ये जो कार्बन डाई ऑक्साइड है ये क्या है, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड। तो अधातु ऑक्साइड प्रवृत्ति में क्या होते हैं, ये जो प्रवृत्ति में होते हैं ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय। ये प्राकृतिक रूप से जो प्रवृत्ति में पाए जाते हैं वो अम्लीय रूप से पाए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, तो जो क्या होती हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं, सामान्यतः अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात एसिडिक नेचर के होते हैं जो इनके अधातु के ऑक्साइड होते हैं। और अभी मैंने ये क्या करा था, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था, अधातु की अगर जल से क्रिया करते हैं तब क्या करते हैं, ये सामान्यतः ये सोडियम और जल की जब क्रिया करी थी इसने क्या बनाया था, लवण और हाइड्रोजन गैस निकाली थी। बट क्या होता है, जो अलग अलग धातुएँ होती हैं वो अलग अलग नेचर की होती हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करती हैं। तो वो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जो अभी मैंने डिस्कस करा था सोडियम, तो सोडियम की तो रिएक्शन देख सकें कि सोडियम की अगर जल से क्रिया करते हैं तब ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या किसका फॉर्मेशन कर देता, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो सोडियम जल के साथ बहुत ही तीव्र से रिएक्शन करता है। तो अर्थात जब सोडियम जो होता है बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, जैसे पोटेशियम और सोडियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, तब इन्हें क्या करता है, इन्हें क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी वायु से क्रिया करके ब्लास्ट कर देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट अगर हम धातु देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, यदि कैल्शियम की जल से क्रिया कराते हैं तब इसने क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी धातु अगर किसी भी जल से क्रिया करती है, तो जब भी धातु जल से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देती हैं, जो वातावरण में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट जैसे कि हम देखेंगे इसमें मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम की बात का अगर हम लोग करते हैं तो मैग्नीशियम क्या होता है, अगर मैग्नीशियम को ठंडे जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत ही धीमी रिएक्शन करती है। बट इन केस ऑफ हॉट वाटर, यदि इसके गर्म पानी से रिएक्शन करा देते तो ये बहुत ही जल्दी अधिक तेज़ से क्या कर देती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ा देती है, इंक्रीज हो जाती है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है। अब हम आयरन के बारे में देखेंगे, अर्थात लोहा के बारे में देखेंगे। जैसे आयरन क्या होता है, आयरन जैसे है लोहा अगर जल से अभिक्रिया करता है तो सामान्य परिस्थिति में कैसे होते हैं, सीधे ये तीव्र अभिक्रिया नहीं करता। अर्थात जो आयरन होता है ये जल से तीव्र अभिक्रिया नहीं करता, इसमें बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। अर्थात लोहा जो होता है ये जल से अभिक्रिया कैसे करता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस से करता है, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जैसे अब क्या देखेंगे, अगर हम
अधातु की क्रिया अगर किसी अम्ल से कराते हैं, देन जैसे कि मैंने क्या ले लिया, कोई अधातु ले ली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हमने कोई अधातु यहाँ पे ले ली है, जैसे हमने कोई अधातु यहाँ पे लिया है फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन की अगर रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसी भी, जैसे क्या हो गया HCl से कराएंगे, तब ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये फ्लोरीन अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, ये क्लोरीन से रिएक्शन, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन से नहीं है, तो धातु नहीं है, अधातु है। तो धातु अगर हमने मान लो किसी सोडियम को ले लिया, तो सोडियम अगर इस किससे रिएक्शन करेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगी, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, और प्लस जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन होगी, अगर ये क्या है, एक सोडियम धातु है प्लस कोई अम्ल ले लिया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, तो ये देन रिएक्शन क्या करेगा, ये तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, इसने नमक बना लिया, और प्लस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस कर दी। तो ये क्या बना लिया, जब सोडियम किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, एक तो लवण का फॉर्मेशन कर देता है, क्या बना लेता है, लवण, और प्लस एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, रिलीज, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हो गया उदाहरण, जैसे जिंक की अगर रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर देते हैं तो जिंक क्लोराइड, और देन क्या होता है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या हुआ, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन कराई तो जिंक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस वातावरण में रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में। तो इसमें नोट पॉइंट क्या है, इसमें नोट पॉइंट ये है कि अगर हम कॉपर जैसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की सामान्यता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो कॉपर होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो क्या करता है, इसीलिए कॉपर होता है वो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, तो अर्थात यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जैसे ये क्या रहा, AB था, क्या था, AB, और A कोई मतलब पदार्थ था यहाँ पे C, तो ये क्या करेगा, इसमें जो C है वो मान लो A से अधिक अभिक्रियाशील है, तो C क्या करेगा, A को विस्थापित कर देगा, A को हटा दिया और यहाँ पे क्या आ गया, C और B आ गया, और A को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देती है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे हटा देती है। जैसे मैंने क्या बताया, A है, यहाँ पे B है, और ये क्या है, C है। जो C है वो अधिक अभिक्रियाशील है एज कम्पेयर टू A, तो A को क्या करा, इसने विलयन में से विस्थापित कर दिया, और A की जगह पे क्या आ गया, C आ गया, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, ये फेरस ले लिया, फेरस अर्थात लोहा ले लिया, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। तो इसमें जो फेरस है ये कॉपर से क्या है, इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगी, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसने क्या बना लिया, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया। फेरस सल्फेट कह दो या इसी को आयरन सल्फेट भी कहते हैं, और विलयन में से किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये लिखा है पॉइंट आपके लिए। तो क्या कहता है, जो फेरस होता है ये फेरस जो होता है कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है,
अर्थात जो फेरस होता है ये कॉपर को ईजिली से रिमूव कर देता है, क्योंकि जो फेरस होता है उसकी अधिक क्रियाशील होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। और ये सेकेंड देखते हैं आगे नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रियाशीलता के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात अभिक्रियाशीलता होती क्या है, क्या अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या होता था कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता था, क्यों कर देता था, क्या रीजन है, कौन सी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं और कौन सी धातुएं कम क्रियाशील हैं, इसे कैसे देखते हैं। तो इसे हम कैसे देखेंगे, धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं, तो अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया जो नंबर 1 मैंने क्या बताया, ये क्रम है, ये क्या है, धातुएं, और ये इनके संकेत दिए गए हैं। तो क्या बताया, जो पहला होता है, तो इसमें जो मैंने पहला बताया, पहला क्या बताया, जैसे ये पोटेशियम, तो पोटेशियम जो होता है ये सबसे अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है। अर्थात ये क्या है, नीचे से जब नीचे को जाएंगे तो इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। क्या होगा, घटेगी, घटेगी। लेकिन जब ऊपर को आएंगे हम नीचे से, तब क्या होगा, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात हमने क्या बताया, जब कोई पदार्थ इसमें दिया गया है जो अभिक्रिया श्रेणी में, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में, कि जो पोटेशियम होता है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, और जो इसके नीचे, जितना ही नीचे चलते चले जाओगे इसकी अभिक्रियाशीलता घटती रहेगी, और जितना ऊपर जाओगे उसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया जो पोटेशियम ये सबसे अभिक्रियाशील ज़्यादा है। पोटेशियम से कम कौन होता है, सोडियम, सोडियम से कम कौन होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम से कम कौन होता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक होता है। अब और आगे देखेंगे कि इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बीच में कौन सी धातु आती है। तो कैल्शियम बताया मैंने, जिंक बताया, और क्या होती है फिर फेरस होता है अर्थात आयरन जिसे लोहा भी कहते हैं, फिर लेड आपका शीशा होता है जिसे लेड भी कहते हैं, फिर जो बीच में आती है हाइड्रोजन आती है। अर्थात हाइड्रोजन को कौन कौन धातुएं विस्थापित कर सकती हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं दी हैं, ये सारी बिलियन में से हाइड्रोजन को ईजिली से विस्थापित कर देंगी। बट जो हाइड्रोजन से नीचे जितनी धातुएं, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सारी क्या होती हैं, ये किसी भी बिलियन में किसको, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। हाइड्रोजन के बिलियन में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है, कम। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं, ये हाइड्रोजन को ईजिली से विस्थापित कर देती हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी अभिक्रियाशीलता हो गई। तो अगर किसी में, इसी में क्या होंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी अभिक्रियाशीलता घटेगी, लेकिन ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी। जैसे इसमें मैंने क्रम बताया था, जैसे लाइक ऐसे आप याद कर सकते हो कि जैसे सर्वप्रथम सबसे अभिक्रियाशीलता किसकी होती, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड की होती है। तो इजीली से याद कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसका मतलब कि जो सबसे ऊपर जो धातुएं होंगी, जो सबसे ऊपर धातु होंगी वो उनकी सबकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। जो सबसे नीचे होंगी उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम। तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया नीचे, क्या बताया, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अर्थात कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जिसकी क्या है, रिएक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, किसी बिलियन में से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या करता है, ईजिली से उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो आपको पता चला कि को अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित क्यों कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ईजिली से क्या कर देता है, उसको वहाँ के विलियन में से उसे विस्थापित कर देता है, अर्थात डिस्प्लेस कर देता है। तो इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रकार की। और जैसे मैंने अभी इसका उदाहरण ले रहे हैं कि एग्जाम्पल लिया, जैसे कि क्या बताया था मैंने, फेरस जो होता है, अब आपको यहाँ पता चलेगा कि फेरस जो होता है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या करता है, फेरस को ईजिली से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, फेरस कॉपर से, फेरस जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए फेरस कॉपर को ईजिली से विस्थापित
कर देता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें पढ़ना है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कैसे कैसे याद कर सकते, लेकिन इसकी क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे आपको इसकी अभिक्रियाशीलता को ईजिली से याद कर सकते हो कि ये कौन कौन सा तत्व कहाँ पर आता है। तो क्या है, कब नानी का मग अलमारी जिंक फेर ले हाय कापर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये क्या होती है, ट्रिक होती है। तो मैंने कब से क्या बताया है यहाँ पे, पोटेशियम। ना से क्या हो गया, नानी से क्या हो गया तुम्हारा सोडियम। का से क्या हो गया कैल्शियम। मग से क्या हो गया मैग्नीशियम। तो का से क्या हो गया तो आपका पोटेशियम, इससे क्या हो गया सोडियम, और का से कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, और आपका अलमारी से एल्यूमिनियम हो गया, जिंक से जिंक हो गया, फेरे से फेरस हो गया, ले से लेड हो गया, हाई से हाइड्रोजन हो गया, और कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो आप इजीली से इस ट्रिक से इसकी सीरीज़ को याद कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, एक पॉइंट और बताया है कि हाइड्रोजन जो है एक धातु नहीं है। हाइड्रोजन क्या होती है, एक धातु नहीं होती है, लेकिन इसकी स्थिति धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना के लिए रखी जाती है। लेकिन ये क्या होती है, हाइड्रोजन एक धातु नहीं होती है। अब आगे डिस्कस करेंगे हम कि आगे मैंने क्या बताया, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। क्या बताया गया, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो क्या लिखे, धातु द्वारा अर्थात धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक बनता है। मान लो क्या हुआ, एक सोडियम है, ये सोडियम जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने जो सोडियम है तो सोडियम ने क्या करा, सोडियम ने एक प्लस चार्ज ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या करा यहाँ ने, इसने त्याग दिया। तो ये क्या कर दिया, सोडियम ने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब ये क्लोरीन आएगा, क्या आएगा क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या करा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, क्या करा, ग्रहण कर लिया। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और इसने क्या बना लिया, Cl-। तो इससे जो यौगिक बनेगा अर्थात NaCl, ये क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। कैसा होगा, आयनिक यौगिक। तो अगर कोई आयनों के द्वारा आदान प्रदान द्वारा यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम Mg, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, और मैंने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, 2 चार्ज होता है। तो ये दो आयनों से क्या बनेगा, जो यौगिक बनेगा अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। जैसे यहाँ बताया गया सोडियम, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, फिर क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये माइनस चार्ज आ जाता है। अर्थात क्या करती हैं, जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो ग्रहण कर लेती हैं। इसी के द्वारा जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अतः इसमें मैंने क्या बताया, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, तो इसे ऐसे रिएक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। अर्थात कैसे कि सोडियम के ऊपर जो है प्लस चार्ज है, देन क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। जब ये दोनों रिएक्शनें करते हैं तब क्या बना लेते हैं, NaCl अर्थात आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आयनिक यौगिक के कुछ गुण होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात इन्हें ईजिली से ही गलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं। ये सामान्यतः बहुत ही क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, सामान्यतः बहुत कठोर होते हैं, और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। बट ये क्या होता है, सामान्यतः कठोर होते हैं, और इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है, और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। और क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं।
जब ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन अगर ये मेल्ट हों, क्या हों, पिघले हों, तो ये क्या करेंगे, ईजिली से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास हो सकती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो बताया गया है, इसमें क्या बताया गया, जल विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर एक वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर, इसके अंदर क्या भरा है, पानी, और मैंने एक वायर यहाँ से, इस वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इस बल्ब से, इस बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले को यहाँ स्विच से लगा दिया। लेकिन जो ये तार था ये हमने पानी में डाल दिया, और यहाँ का जो स्विच वाला तार था इस पानी में डाल दिया। तो मैंने देखा कि इसमें क्या हुआ, ये लाइट जो थी, ये बल्ब था, ये ग्लो नहीं करा, अर्थात ये जला नहीं। लेकिन जैसे मैंने इसमें आयनिक यौगिक को ऐड करा, जैसे मैंने किसको यो ऐड करा, सोडियम को, नमक को ऐड करा, तब क्या होता है, ये क्या होता है, ईजिली से बल्ब जल जाता है। तो इसमें यही बताया गया कि आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन ये लिक्विड अवस्था में ईजिली से क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक पास हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले इसमें क्या करा, ऐसे ही पानी में इस तार को डाला तो ये बल्ब नहीं ग्लो करा, और जैसे ही नमक डाला तब क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। तो ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक में सामान्यतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं जब जब ये लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये क्या बता, सामान्यतः ये जल में घुल जाते हैं। जैसे कि मैंने देखो क्या डाला, आयनिक यौगिक नमक था, इसे पानी में डाला, ये ईजिली से घुल गया। अब आगे देखते हैं हम, आगे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, खनिज और अयस्क के बारे में देखेंगे। जो खनिज और अयस्क हैं वो क्या होते हैं, तो खनिज क्या होते हैं, जो खनिज होते हैं ये पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो अर्थात जो खनिज क्या होते हैं, ये पृथ्वी की भूपट्टी पे पाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी में दबे हुए पाए जाते हैं किसी जगह पर, तो उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो उन्हें सबको क्या कहते हैं, खनिज। अब हम लोग देखेंगे, खनिज तो डिफाइन कर दिया, अब अयस्क देखेंगे। अब जो खनिज होते हैं इनमें क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटी मिली होती हैं, अर्थात कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जो अशुद्धियाँ मिली होती खनिज के अंदर, इन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। अगर कोई पूछ ले जो खनिज में अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे गैंग कहते हैं। अब क्या करते हैं हम, इस गैंग को रिमूव करके, अर्थात इसमें अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में देखेंगे। अब जो हमें अयस्क मिला है, इस अयस्क को कम लागत में क्या करेंगे, हम कम लागत में इसका क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। निष्कर्षण करने के पश्चात इससे ईजिली से धातु प्राप्त कर लें, तो इसी को क्या कहते हैं, हम लोग अयस्क कहते हैं। तो अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, खनिजों से कम लागत में हम लोग अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, कम लागत में अयस्क को प्राप्त करें, ठीक है। और अयस्क को देखेंगे, जैसे अयस्क क्या होता है, तो मैंने बता दिया, अयस्क को क्या करते हैं, किसी भी खनिज को कम लागत लगाकर अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट पता चल गया कि जितने भी खनिज होते हैं, क्या होते हैं, खनिज। मतलब जितने भी क्या होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, सभी खनिज, जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अयस्क नहीं होते। जितने भी खनिज हैं, सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जो सभी अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी सभी अयस्क क्या होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। इसमें मैंने क्या बताया कि जितने भी खनिज होते हैं वो सभी अयस्क नहीं होते, लेकिन जितने अयस्क होते हैं वो सारे क्या होते हैं, खनिज में आ जाते हैं। जैसे अब धातु का निष्कर्षण हमने बताया था क्या होता है, तो धातु का निष्कर्षण मुख्यतः चरणों में विभाजित करा गया। पहले अयस्क प्राप्त करते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर धातु निष्कर्षण करते हैं, फिर पारसीकरण कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, मेटल ईजिली से प्राप्त हो जाती है। तो इसका निष्कर्षण क्या बता दिया गया। आप देखेंगे धातु का सांद्रण क्या होता है। अब सांद्रण क्या होता है तो ईजिली से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसलिए आपको ईजिली से समझ में आ जाए कि धातु का सांद्रण क्या होता है। तो धातु का सांद्रण क्या होता है, हमें अयस्क, जैसे मैंने बताया था, कम लागत पर खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से मिट्टी और रेत अमान्यता क्या होती हैं, सामान्य, जिसे अन्यथा क्या होती हैं, अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं।
तो कोई खनिज प्राप्त करते हैं तो उस पर मिट्टी और धूल मिट्टी के कण लगे हुए होते हैं अथवा रेत के कण लगे होते हैं, तो इसमें ये अशुद्धियाँ लगी होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, अर्थात सांद्रण कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी आर रिमूविंग द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द खनिज, अर्थात सॉरी एस्क, मतलब और से क्या करते हैं हम लोग, और से किसी भी इम्प्योरिटी को रिमूव करने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन कहते हैं, अर्थात सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण वह प्रक्रिया होती है जब किसी एस्क से रेत अथवा मिट्टी को अशुद्धियाँ जितनी होती हैं, इम्प्योरिटी मिली होती हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि वर्जन क्या होता है। वर्जन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन क्लास 10। जो क्लास 10 के लिए है वो वर्जन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वर्जन होता है वो सामान्यतः सल्फाइड एस्को में होता है। किस में होता है, जो वर्जन होता है वो सामान्यतः किस प्रकार के किस में होता है, तो सल्फाइड एस्को में होता है तो वर्जन। और इस सल्फाइड एस्क में क्या करते हैं हम लोग, इसे वायु की उपस्थिति में, अर्थात इसमें वायु प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, और फिर वायु की उपस्थिति में इसे क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, तो उसी को क्या करते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन क्या होती है, भर्जन वह प्रक्रिया होती है, क्या होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड एस्क में ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं और फिर किसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे जिंक सल्फेट ले लिया, अर्थात जिंक सल्फाइड ले लिया। अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करा तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। तो भर्जन आपको समझ में आया। तो भर्जन क्या होता है, भर्जन में सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, अर्थात जो सल्फाइड एस्क होते हैं, जैसे हमने ले लिया ZnS, ये क्या है, सल्फाइड एस्क है। इसमें मैंने ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन क्या होती है, भर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसे भर्जन कहते हैं। अब निस्तापन क्या हो गया, निस्तापन जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, निस्तापन। जैसे यहाँ पे निस्तापन में क्या दे दिया, निस्तापन में हम देखेंगे दूसरी स्लाइड में दिया होगा। निस्तापन में क्या करते हैं, निस्तापन में हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें क्या दिया कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण करते हैं, उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रण करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो क्या होता है हमारा निस्तापन। तो निस्तापन में मैंने क्या बताया, वहाँ पर भर्जन होता था, वहाँ सल्फाइड एस्को का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते थे, गर्म करते थे। यहाँ पर जो निस्तापन होगा, यहाँ पर कार्बोनेट एस्क को वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात जो अब की बार क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, और उसमें क्या करेंगे, इसमें कार्बोनेट एस्क के साथ, किसके साथ, कार्बोनेट एस्क के साथ इसे क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात वायु प्रेजेंट नहीं होगी, फिर इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। तो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कार्बोनेट एस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन में जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे निस्तापन का उदाहरण क्या हो गया, इसमें जिंक कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया हमने, जिंक कार्बोनेट ले लिया, इसको अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अपसेंट में हीट अप करा, तो क्या मिल गया हमें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। तो मैंने आपके लिए याद रखने के लिए पॉइंट यहाँ बनाया है क्या, कि जो भर्जन होता है वहाँ पर सल्फाइड एस्कों का हो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते थे, गर्म करते थे। लेकिन भर्जन में किसका, भर्जन में याद रखना आपको सल्फाइड एस्को, लेकिन निस्तापन में कार्बोनेट एस्को ऑक्सीजन की अपसेंट में। तो भर्जन क्या होता है, भर्जन में सल्फाइड एस्को को ऑक्सीजन की प्रेजेंट्स में, और निस्तापन में क्या होता है, कार्बोनेट एस्को ऑक्सीजन की अपसेंट में गर्म करते हैं, तो उसे निस्तापन कहते हैं और इसे भर्जन कहते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अपचयन। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपचयन के बारे में पढ़ेंगे कि अपचयन हमारा क्या होता है, अर्थात रिडक्शन देखेंगे। तो नंबर 1 पे हम लोग पहले ऑक्सीकरण समझते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है बाद में देखेंगे,
ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी भी विलयन में ऑक्सीजन का जुड़ना प्लस हाइड्रोजन का निकलना, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अपचयन, तो अपचयन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? किसी भी धातु ऑक्साइड से क्या लिखता है? ऑक्सीजन गैस का हटना। इसमें क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन जो गैस है इसमें जस्ट अपोजिट होता है, तो ऑक्सीकरण का जस्ट अपचयन होता है, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे उदाहरण, तो क्या ले लिया? जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ रिएक्शन करा दी, तो जिंक में से क्या हो गया? देखो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन के साथ क्या हो गई? ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पर जो अपचयन क्या है? अपचयन किसका हो रहा है? अपचयन हमारा हो रहा है जिंक का, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन। बट इन केस ऑफ कार्बन, तो कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आगे देखेंगे, जैसे आप एक पॉइंट और याद कर सकते हो, जैसे वो पहले नेक्स्ट स्टेप में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये अभी मैंने यहाँ पे क्या होगी, ये रिएक्शन को डिस्कस करा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे रेडॉक्स अभिक्रिया की इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बहुत प्रेजेंट है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी बता दिया, ऑक्सीकरण और अपचयन ये भी डिस्कस कर लिया है। हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें क्या है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में डिस्कस करेंगे कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है। इसमें क्या होता है? अशुद्ध धातुएं जो भी कितनी होती हैं, अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की लिए हम लोग विद्युत अपघटनीय परिष्करण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण, तो अभी देख रहे हैं हम लोग डिस्कस करके। तो विद्युत अपघटन परिष्करण क्या होता है? इसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती, जितनी भी अशुद्ध धातुएं होती हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग करते हैं। तो कैसे? अभी डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। तो कॉपर में क्या होता है? एक तो जैसे कॉपर है, उसमें एक होता है एनोड और एक क्या होता है? कैथोड। तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो एनोड जो होता है, यहाँ पर एनोड के पास क्या हो जाएंगी? इतनी जितनी अशुद्धियाँ होंगी वो एनोड के पास चली जाएंगी। किसके पास? एनोड के पास। और लेकिन जितनी भी शुद्ध होगा, क्या होगा? शुद्ध जो तांबा होगा, प्योर कॉपर होगा, वो किसके पास चला जाता है? कैथोड के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? कैथोड के पास चला जाता है। इसी को विद्युत अपघटनीय परिष्करण कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन क्या करता था? विद्युत अपघटनीय होता है। अब यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? विद्युत प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबे कैथोड पर जमा हो जाता है। अर्थात किसी भी विलयन में, अगर कॉपर का विलयन है, कॉपर के विलयन में जितनी अशुद्धियाँ मिली होती हैं कॉपर के साथ, तो क्या करते हैं हम लोग? विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो जितना भी शुद्ध कॉपर होता है, अर्थात प्योर कॉपर होता है, तो वो किसके ऊपर जमा हो जाता है? कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे संक्षारण क्या होता है। तो संचारण क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या होता है संचारण? क्या प्रक्रिया होती है, जिसे कोरोजन भी कहते हैं इंग्लिश में। कोरोजन क्या होता है? जब कोई क्या होती है? धातु, कोई भी धातु हो सकती है, मेटल, तो क्या होती है यहाँ पर जो धातु होती है, वायु अथवा नमी की उपस्थिति में क्या होती है? धीरे धीरे ये क्या होती है? खराब हो जाती है। अर्थात कोई धातु होती है, धातु क्या है? कोई भी धातु वो नमी अथवा वायु की उपस्थिति में क्या होती है? धातुएँ, जैसे क्या है हमने बताया, कोई धातु वायु अथवा नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे खराब हो जाती हैं अथवा नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई धातु वायु अथवा नमी की उपस्थिति में क्या होती है? नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है धीरे धीरे, उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण को, लोहे में संक्षारण को डिस्कस करते हैं कि लोहे में संक्षारण कैसे होता है, अर्थात लोहे में जंग लगता है, तो उसको डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है, अर्थात जब लोहे में संक्षारण होता है वायु अथवा नमी की उपस्थिति में, तो लोहे के ऊपर क्या होती है, एक लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जंग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण में क्या होता है, मुख्यतः क्या लिखा है, जल योजित आयरन ऑक्साइड होता है। अर्थात जैसे भाई इसका कैसा होता है, मान लो जैसे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं Fe प्लस इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मैंने रख दिया, तब क्या होता है, तब ये क्या बनाता है Fe2 और क्या बना लिया O3, और यहाँ पर कुछ वाटर भी बनता है, जैसे हमने X मान लिया, समथिंग कुछ वाटर भी बनता है। तो इसे मैंने क्या कहा, ये क्या किसका फार्मूला होता है, ये फेरस ऑक्साइड का होता है, अर्थात जंग का होता है। किसका होता है, जंग। किसका होता है, जंग। जंग जंग अर्थात जिसे हम लोग रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अर्थात जब कोई आयरन है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रख दिया जाता है नमी अथवा वायु की उपस्थिति में, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग जाता है, और ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है। अर्थात जो जंग लगता है आयरन में बहुत ही धीरे धीरे लगता है और धीरे धीरे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, संचारण। तो संचारण क्या होता है, संचारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई धातु नमी अथवा वायु की उपस्थिति में क्या होती है, संचारित हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, संचारण। अब संचारण में मैंने क्या बताया, यहाँ पर संचारण के कुछ बचाव होते हैं कि किसी धातु को हम लोग कैसे बचा सकते हैं संचारण से। तो संचारण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पहले सर्वप्रथम उस पर पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट। तो उसे संचारण से रोका जा सकता है, पेंट कर देंगे। और क्या करते हैं, उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे ईजिली से संचारण को रोका जा सकता है। अब क्या करते हैं, एक तो गैल्वेनीकरण करते हैं। गैल्वेनीकरण क्या करते हैं, किसी भी धातु पर अगर हम जिंक की परत चढ़ा देते तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब गैल्वेनीकरण में क्या होता है, किसी के धातु के ऊपर जब जिंक चढ़ा देते हैं तो वो धातु क्या होती है, संचारण से बच जाती है, अर्थात वो संचारण से नष्ट नहीं होती है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कह दिया हमने, गैल्वेनीकरण कह दिया। अब भाई संचारण से रोकने के लिए कुछ मिश्र धातुओं का निर्माण करा जाता है, मिश्र धातुएं बना लेते हैं। तो मिश्र धातुएं बना लेते हैं, उनके द्वारा इजीली संचारित रोका जा सकता है, अब ये संचारण में नष्ट नहीं होती है। और देखते हैं इसमें विद्युत लेपन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत लेपन कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें गैल्वीकरण का डिस्कस करते हैं कि गैल्वीकरण क्या है। तो गैल्वीकरण क्या होती है, जब लोहे अथवा इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस करके बताया था कि गैल्वेनीकरण क्या होता है, अर्थात इसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, तो गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी मेटल पर उस पर क्या करते हैं, जिंक धातु की अर्थात Zn की क्या करते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो उसी क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते, लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली सी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसमें लोहे पर क्या होता है, जंग से बचाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु हमें कैसे बचा लेती है किसी धातु को इजीली से ही प्रॉपर। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जैसे मिश्र धातुएं मैंने बताया दो या दो से अधिक धातु अब आपस में मिलती हैं तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो धातुएं हो सकती हैं या अधातु हो सकती हैं। अर्थात मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में कोई धातु होगी या अधातु होगी, उन दोनों का मिश्रण करेंगे और ये समांगी मिश्रण बनाती हैं, अर्थात समान मात्रा में मिलाई जाती हैं तो समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, एक मिश्रण तैयार करती हैं, इसे ही कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए जिसे मिश्र धातु कहते हैं, उसमें कौन कौन से धातुएं मिली होती हैं अथवा अधातुएं मिली होती हैं। जैसे नंबर 1 पे मिश्र धातु ले ली मैंने, पीतल ले लिया। पीतल में कौन कौन मिला होता है, कॉपर और जिंक मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, पीतल का। अब कांसा क्या होता है, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसमें कॉपर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है, इसे कांसा कहते हैं। अब क्या लिखा, सोल्डर क्या होता है, सोल्डर में लेड और टीन का इसमें क्या कराते हैं, ये मिश्रण होता है।
और क्या होता है स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें फेरस, क्रोमियम और निकिल का क्या होता है मिश्रण होता है, इसे क्या कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो कौन कौन सी मिश्र धातुएं हो गई, पीतल, कॉपर, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील, ये सारी क्या होती है मिश्र धातुएं होती हैं। इसी के द्वारा कोरोजन से बचाया जा सकता है, अर्थात संचारण से इसे बचाया जा सकता है। और इनके क्या पढ़ेंगे, कुछ धातुओं के मुख्य उपयोग पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है अधातुओं के मुख्य उपयोग क्या हो गए, नंबर 1 एल्युमिनियम और बर्तन, अर्थात धातुओं से बर्तन बनाया जा सकता है, कोई भी मकान बनाया जा सकता है, गेट बनाया जा सकता है, बहुत सारे वर्क होते हैं धातुओं से गाड़ी बनाते हैं, हर चीज़ लोहे की प्लेट अलग एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें, टूल भी बना सकते हैं तो इनके द्वारा हम लोग, जैसे आयरन के तो बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। और मैंने क्या बताया, इनसे तार भी बनाए, धातुएं होती हैं उनसे तार भी बनाया जाता है, जैसे कॉपर होता है, कॉपर से क्या करते हैं कॉपर का तार बनाते हैं, उससे क्या होती है विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से ही दूसरी जगह बहुत ईजी चली जाती है। और इसमें क्या होता है विमान निर्माण में, अच्छा इससे विमान भी निर्माण करते हैं, जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया, कोई गाड़ी हो गई, इससे ईजिली बहुत सारी हम लोग डिफरेंट काइंड की चीज़ें बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहली जो धातु है तांबा अर्थात कॉपर, तो कॉपर का हम लोग देखते हैं ये विद्युत तार बनाने में उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं और विभिन्न उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, यहाँ पर जो इनके उपयोग देख रहे हैं हम लोग ये नॉलेज गेन के लिए है। जैसे लोहा होता है, लोहे के लिए हम भवन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, वाहन बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, कार बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनाते हैं। किसी औजार और टूल को भी आयरन से ही बनाया जा सकता है। तो अब देखेंगे क्या नाम सोने का उपयोग। सोना क्या होता है, सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका सिल्वर हो गया मतलब चांदी, और गोल्ड हो गया। तो गोल्ड और इसका बनाने के लिए किसके आभूषण बनाने में करते हैं, जैसे ज्वेलरी बनाने में करते हैं, जैसे इयरिंग्स बनाते हैं, कोई हार बनाता है, डिफरेंट चीज़ें काइंड की चीज़ें बनाते हैं। और क्या होता है सजावट के लिए भी उपयोग होते हैं। सजावट कैसे, जैसे यही हो गया आभूषण, आभूषण क्यों पहनते हैं, सजावट के लिए पहनते हैं। तो ये सोना और चांदी का क्या होता है आभूषण के रूप में यूज कर सकते हैं। और सोना क्या होती है सबसे तन्य धातु होती है। और सबसे ज़्यादा जो विद्युत की सुचालक होती है वो कौन होती है, चांदी। कौन होती है, विद्युत की अगर सबसे अच्छी सुचालक पूछी जाए तो वो चांदी होती है अर्थात सिल्वर होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास ईजिली से की जा सकती है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए इसमें वायर के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे उर्वरक का निर्माण। उर्वरक क्या होते हैं, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पैकेजिंग के लिए करा जाता है। जैसे अगर हमने कोई एक धातु ले लिया, यहाँ में जैसे हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लिया N2 नाइट्रोजन गैस, ये क्या एक नाइट्रोजन गैस है। इसे क्या करते हैं जो चिप्स के पैकेट होते हैं, किसके चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कहना नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये क्या करती है चिप्स को ख़राब होने से बचाती है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और ये क्या होती है नाइट्रोजन गैस हमारे चिप्स को ख़राब होने से बचाती है और इसको संचारण को भी रोकती है। अब क्लोरीन गैस देखते हैं, क्लोरीन गैस का क्या उपयोग होता है। क्लोरीन गैस है, ये क्या होता है MCQ यहाँ पर पूछा जाता है कि क्लोरीन जो गैस होती है इसका क्या उपयोग होता है। तो क्लोरीन गैस जो जल में जितने बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं, ये उनको अगर क्लोरीन प्रवाहित कर देते हैं तो उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अर्थात क्लोरीन गैस क्या करती है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं पानी में उसमें डाला जाता है तो ईजिली से उन्हें नष्ट कर देती है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने में काम करते हैं, जिसे भ्रंजक चूर्ण कहते हैं। इसमें क्या करते हैं क्लोरीन में, जैसे ये बुझा चूना हो गया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस, इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या बनता है भ्रंजक चूर्ण, अर्थात इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं CaOCl2, ये क्या बन जाता है हमारा भ्रंजक चूर्ण बन जाता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब इसमें क्या करते हैं बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो एक तो इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका उपयोग। अब आयोडीन क्या होती है, मैंने क्या बताया था, आयोडीन जो होती है हमारी एक ऐसी अधातु होती है जो बहुत ही क्या होती है चमकीली होती है। इसका उपयोग क्या करते हैं औषधि के भी रूप में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे इसमें,
नंबर 1 पे ये हो गई महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे, जब दो, इसमें यहाँ आप देखेंगे 3-4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, अब यहाँ पे एक उपधातु है, इसकी रिएक्शन कराई तब क्या बना लिया इसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रवृत्ति में कैसा होता है, तो ये मैग्नीशियम है अर्थात धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं प्रकृति में, ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये तो क्षारीय, एक तो क्वेश्चन ये बन गया, क्या होता है, क्षारीय होता है। अब ये आपसे पूछ सकता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाते हैं और एकल बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे सोडियम का जल से, अगर सोडियम कोई धातु है, अगर जल से क्रिया करती तो कौन सी गैस निकालती थी, हाइड्रोजन गैस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन। और क्या बनाती है, लवण बनाती है। तो यहाँ पर एक MCQ बन सकता है कि यदि कोई धातु किसी जल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब यहाँ पे कैल्शियम की जल से क्रिया देखते हैं, किसकी, कैल्शियम की जल से क्रिया देखते हैं। तो कैल्शियम की जल से क्रिया कराई थी तो क्या बनाया था इसने, CaOH का होल ट्वाइज अर्थात बुझे चूने का फॉर्मेशन कर दिया था और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। अगर जिंक की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा इस विलयन से और क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करता है तो फेरस क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। इस कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित और फेरस सल्फेट बना लेता है। तो इसको भी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भर्जन। भर्जन में अगर हमने देखो बताया था क्या, जैसे ये जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड में जैसे ही ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, क्या करा, ऑक्सीजन प्रवाहित, और इसे हीट करा, क्या करा मैंने, गर्म करा, इसको हीट करा। हीट करते हैं तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। तो भर्जन मैंने क्या बताया था, भर्जन वह क्या नाम प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फाइड अयस्क का ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक बार यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में गर्म करा जाता है तो क्या करता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो इसको क्या कहते थे, निस्थापन कहते थे। और इसमें क्या लिखा है, जिंक ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन गैस, यहाँ क्या लिखा, ऑक्सीजन गैस निकल गई, कहाँ निकल गई, कार्बन इसके पास पहुँच गई, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और यहाँ पर कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन ने क्या गेन कर ली, ऑक्सीजन, और जिंक क्या हो गया, ईजिली से निकल गया। तो इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण क्या था, अपचयन और ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो अपचयन क्या होता था, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। लेकिन ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बता दिया मैंने, जैसे जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इन दोनों प्रकार की रिएक्शन को मिला के, इन दोनों को
रिएक्शन। अगर एक जगह होती तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये याद कर सकते हो आप। अब थोड़ा हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन क्या है, याद रखने, जैसे धातुएं होती हैं, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती थी, धनायन बनाती थी। और अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। भर्जन क्या होता है, भर्जन मैंने बताया था सल्फाइड एस्को में क्या होता है, भर्जन होता है। और लेकिन कार्बोनेट एस्को में क्या होता है, निस्थापन होता है। और मैंने क्या बताया था, और मैंने बताया था यहाँ पर आपसे डिस्कस किया था कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, अर्थात एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे फेरस क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसको विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पीतल क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है, इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा क्या होती है, ये भी एक मिश्र धातु होती है, इसमें कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। और इसमें क्या करते हैं, क्विक रिवीजन में देखते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन में देखते हैं जो धातुएं क्या होती हैं, बहुत ही चमकीली तन्य होती हैं और अधार्थ वर्तनीयता अर्थात सुचालक होती हैं विद्युत के। तो चमकीली होती, तन्यता क्या होती है, इन्हें खींच के तार बनाया जा सकता है। अधार्थ वर्तनीयता, धातुओं को पीट पीट के चादर बनाई जा सकती है और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अधातु क्या होती, सामान्यता ये कैसी होती, भंगुर अर्थात आसानी से टूट जाती हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सक्रियता श्रेणी में मैंने क्या बताया था कि सबसे ऊपर कौन आता है, पोटेशियम, सबसे नीचे कौन आता है, गोल्ड, सोना। तो ये क्या होता है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। खनिज क्या होते थे, खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, मिट्टी में भूपट्टियों पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये बताया था। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो याद रखने पॉइंट हैं वो यहाँ पर ये दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ें पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज से कम लागत पर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, खनिज से प्राप्त कर देते हैं इजीली से धातु को कम लागत में, उसे अयस्क कहते हैं। भर्जन क्या होता था, सल्फाइड अयस्कों में वायु प्रवाहित करते थे और उसे गर्म करते थे, उसे क्या कहते थे, भर्जन। निस्थापन क्या होता है, निस्थापन में कार्बोनेट अयस्क के साथ वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसे निस्थापन कहते हैं। अपचयन क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। संक्षारण क्या होता है, धातुओं में वातावरण में क्या हो जाती हैं, वायु अथवा नमी की उपस्थिति में खराब हो जाती हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। गैल्वीकरण क्या कहते हैं, लोहे पर जिंक चढ़ाने की परत को क्या कहते हैं, गैल्वीनीकरण। मिश्र धातुएं क्या होती है, जिसमें धातु अधातु वो आपस में मिलती हैं और समांगी विलयन बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो जो ये वीडियो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आपके जो फ्रेंड हो उनको भी फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, जिससे आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका कोई दूसरे चैप्टर का भी वीडियो बना दूंगा, इसके नेक्स्ट चैप्टर का।